दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ मोल कंसेप्ट रिवीजन विद शॉर्ट नोट्स। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स हम निकाल रहे थे इसमें। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स का फर्स्ट तरीका है वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ग्राम में लेना है। मोलिकुलर वेट जो लेंगे हम वो मास नंबर वाला लेंगे, ठीक है। मास नंबर वाला मतलब इसमें AMU वाला नहीं रखेंगे हम, मतलब कि 1.6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, ×10⁻⁻27 डायरेक्ट मास नंबर, जैसे कि कार्बन के लिए 12 लेंगे, CO2 के लिए 44 लेंगे, ऐसे, ठीक है। तो मोल और वेट जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वो लेंगे, या फिर हमें फाइंड करना होगा तो हमें मोल दिए हुए होंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है मोल निकालने का, नंबर ऑफ एटम अपॉन एन है। नंबर ऑफ एटम हमें क्वेश्चन में दिए हुए होंगे या फिर हमें निकालने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम जो है वो गिवन या आस्क्ड हो सकते हैं, मोल अपॉन मोल है ना, अपॉन एन ए अवोगाद्रो नंबर। एन ए की वैल्यू अपनी याद है इसे 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम मोल की वैल्यू, एन ए की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 ले सकते हैं, ठीक है। अब जो अवोगाद्रो लॉ है उसके हिसाब से क्या है कि एक मोल किसी भी आइडियल गैस का 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है STP पर। मतलब एक STP पे क्या होता है कि जो एक मोल होता है किसी भी आइडियल गैस के लिए होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ये अवोगाद्रो लॉ जो ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए लागू है, ठीक है। तो ये सिर्फ आइडियल गैस के ऊपर ही लगेगा, और किसी भी सॉलिड के लिए या फिर लिक्विड के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कहता है कि जो किसी भी आइडियल गैस का एक मोल जो होता है ना, वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम के अंदर एक मोल होते हैं। किसी भी गैस का एक मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये अवोगाद्रो लॉ कहता है। इसी लॉ की बेसिस पे एक और फॉर्मूला निकलता है आइडियल गैस के लिए मोल निकालने का। और ये क्या होता है, टेम्परेचर बराबर 0 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर है वो 1 एटॉमिक और 1 मोल पे है ना लागू होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। टेम्परेचर 0 डिग्री, प्रेशर एट 1 एटम और 1 मोल, ठीक है, जो है वो अपना एन की वैल्यू है ना। तो मोल ऑफ आइडियल गैस का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, N इजिकल्स टू मोल इजिकल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। जिस गैस की वॉल्यूम निकालनी है STP पे वो यह हमें दी हुई होगी, है ना, और अपॉन 22.4, और अगर ml में लिखना है तो 22,400, ठीक है। तो N मोल इजिकल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP ये लीटर में अपॉन 22.4, ठीक है। उसके बाद अगर इसी से ही हम, ठीक है, तो मोल निकालने के 3 मेथड हो गए, 3 मेथड ही है ये गैस के लिए, 3rd मेथड, और 2 मेथड जो है ऊपर वाले। उसके बाद क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस STP निकालनी है। अगर STP पे हमें उसी गैस की, जो मतलब आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो उन गैसों की हमें अगर डेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, रोह बराबर मोलर मास अपॉन 22.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है। मोलर मास, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम ही होती है डेंसिटी, और वॉल्यूम तो हमें क्या है 22.4 लीटर पता ही है, कि एक मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। तो डेंसिटी निकालें तो उस गैस का मोलर मास अपॉन 22.4, ठीक है। वेट से डिवाइड नहीं करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे, क्योंकि गैस का मोलर मास ज़्यादा मायने रखता है ना, वेट थोड़ा। तो मोलर मास अपॉन 22.4 लीटर ग्राम पर लीटर, ठीक है। ये उसकी डेंसिटी होगी उसी गैस की एट STP। उसके बाद हम बात करेंगे स्टाइशियोमेट्री की। स्टाइशियोमेट्री, फिर इसके टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो होती है स्टाइशियोमेट्री पे वो बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइशियोमेट्री, क्वांटिटिव एनालिसिस ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन का क्वांटिटिव एनालिसिस जो है वो स्टाइशियोमेट्री कहलाता है। तो स्टाइशियोमेट्री किसे कहते हैं, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का क्वांटिटिव एनालिसिस जो है स्टाइशियोमेट्री कहलाता है। ये फॉलो करता है, स्टाइशियोमेट्री क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एटम, ये फॉलो करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, ये याद रखना है। कौन से फॉलो करता है स्टाइशियोमेट्री, कौन से लॉ फॉलो करता है, 2 लॉ फॉलो करता है। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि जो पहले रिएक्शन के पहले जो मास है ना, वो रिएक्शन के बाद वो भी मास देगा उन कंपाउंड्स का।
और जो पहले एटम थे रिएक्शन के वो बाद में भी वही एटम हो गए, ठीक है। एटम के लिए और मास के लिए ही वैलिड है, ठीक है। उसके लिए वैलिड नहीं, मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स चेंज नहीं होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हुआ कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, तो एक पहले तो कार्बन ही था, दूसरा तो दो मॉलिक्यूल्स थे और उसने एक मॉलिक्यूल बना लिया, ठीक है। या फिर दो एटम थे तो उसने एक मॉलिक्यूल बना लिया, तो नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। मास कंजर्वेशन, मास सेम होगा, जो रिएक्शन के पहले था वही रिएक्शन के बाद होगा, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसे कहते हैं? अब जो रिएक्शन बैलेंस की है ना उसके आगे जो नंबर लिखे रहते हैं ना उससे हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे N2+3H2 2NH3 है, तो 3 जो है H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और 2NH3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दो एटम नाइट्रोजन के 3 एटम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके दो मोलिक्यूल NH3 बना रहे हैं, तो दो एटम नाइट्रोजन के और 6 एटम हाइड्रोजन के, मतलब कि दोनों इधर इधर भी 8 एटम थे उधर भी 8 एटम बने, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स में बात करें तो एटम कंजर्वेशन का लॉ फॉलो हो गया। अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल N2 का 3 मॉलिक्यूल H2 से मिलकर दो मॉलिक्यूल NH3 बना रहा है, मतलब कि जो मॉलिक्यूल है वो तो कंजर्वेशन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन थोड़ी फॉलो कर रहा है, एटम भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो मोल है, एक मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बना रहा है, तो मतलब मोल भी कंजर्वेट नहीं हुआ है, मतलब कि मोल कंजर्वेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद एट STP 1 लीटर नाइट्रोजन 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 लीटर NH3 बना रही है, ठीक है। तो ये और तो मतलब जो मोल होंगे ना वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होंगे, और जो अपना गैस के लिए जो वॉल्यूम होगी वो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होगी। मोल मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इक्वल रखेंगे, ठीक है। मोल मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या रखते हैं? इक्वल रखते हैं। कैसे रखेंगे ये एक क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे हम। जैसे कि ये रेटरिक है स्टोइकियोमेट्रिक के लिए, अगर हमें कोई सी रिएक्शन दे दी, ये जो ए है स्मॉल ए, ये क्या है? ये अपना स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। और ए जो है वो सिंपल ए कोई भी हो सकता है, NH3 हो सकता है, CO2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर बी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, फिर और जो बी है वो एलिमेंट होगा। सी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट छोटा वाला और बड़ा वाला सी, कुछ भी हो सकता है, से डी भी, ठीक है। तो मोल ऑफ ए के मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, इजिकल्स टू मोल ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी, इजिकल्स टू मोल ऑफ सी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सी, इजिकल्स टू मोल ऑफ डी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डी। ये सभी रिएक्शन के लिए वैलिड होगा, ठीक है। वॉल्यूम का भी ऐसे कर सकते हैं हम, ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन और STP पर, ठीक है, आइडियल गैसेस के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन ए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन बी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, वॉल्यूम ऑफ सी अपॉन सी, वॉल्यूम ऑफ डी अपॉन डी, ये बराबर होंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम्स जो आती है ना वो सॉल्व करते हैं, है ना। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर? फिर लास्ट टॉपिक बचेगा वेपर डेंसिटी, है ना, और फिर आगे इस पेज का मतलब लास्ट टॉपिक और एक और पेज है आधा पेज और वो बाकी रहेगा, ठीक है। तो जो टाइप 1 की प्रॉब्लम आती है कि व्हेन इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज़ गिवन, अगर हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ही इंफॉर्मेशन दी हुई होंगी सिर्फ, तो क्या होगा? तो या तो हमें रिएक्टेंट की जो है वो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, या फिर सिर्फ प्रोडक्ट की, एक चीज़ की मतलब या तो रिएक्टेंट दे देगा हमें या फिर प्रोडक्ट दे देगा। तो तब क्या करेंगे हम? तो अगर तो फिर फाइंड तो हम इसमें इक्वल रख के कर लेंगे। जैसे कि इसके अंदर कुछ दिया हुआ है, फाइंड मोल्स ऑफ H2 टू प्रोड्यूस 10 मोल ऑफ NH3, तो अपन मोल ऑफ H2 अपॉन 3, क्योंकि ये जो अपना रिएक्शन है N2+3H2 इजिकल्स टू 2NH3 है, तो मोल ऑफ H2 अपॉन 3 इसका कोएफिशिएंट डिवाइड कर देंगे बराबर मोल ऑफ NH3 अपॉन 2, ये फिर x निकाल लेंगे, ऐसे निकल ही जाएगा, ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक टाइप क्वेश्चन तो आते हैं। अगर कंबशन करना है तो मॉलिक्यूल्स में से CO2 निकाल कर रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल Ag2CO3 है, तो उसका कंबशन क्या होगा, AgCO प्लस हाफ O2 प्लस CO2, और CaCO3 का कंबशन करना है तो CaO प्लस CO2 हो जाएगा गैस में, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन करना है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या देते हैं, CO2 और H2 देते हैं, तो उसके कंबशन की रिएक्शन याद करनी है हमें, है ना। फिर उस वैसे ही कंबशन करना है और वैसे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद उसको हम ऐसे रख देंगे जैसे ये लिखा हुआ है ना, मोल ऑफ H2/3 ऐसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करके, ठीक है। तो CXHY मतलब कि C के साथ जैसे C4H6 है तो X इज इक्वल्स टू 4 और Y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो CXHY ये सिर्फ गैस के लिए, ठीक है। मतलब H2 तो वाटर निकलेगा, लिक्विड निकलेगा, बाकी तीनों गैस होंगी। तो CXHY प्लस X प्लस वाई बाय 4O2 गैस इज इक्वल्स टू XCO2 प्लस वाई बाई 2H2O, ठीक है, लिक्विड में ये मिलेगा। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है C3H8 है तो C3H8 प्लस X प्लस वाई बाय 4O2, तो X क्या है 3, Y क्या है 8, 8/4, 8/4 का 2 और 8/4 का 2 और 3 5, तो 5O2 आएगा यहाँ पर, 5O2 5O2 प्लस XCO2, तो X क्या है 3 प्लस Y/2H2, तो 8/2H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखनी है, XCXHY है ना, प्लस X प्लस वाई बाय 4 है ना, X प्लस वाई बाय 4O2 गिव्स XCO2 प्लस Y/2H2O, ठीक है। तो एक टाइप क्वेश्चन तो ये आएंगे। सेकंड टाइप क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज प्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। परसेंटेज प्योरिटी बेस्ड में क्या होगा कि परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर रिएक्टेंट टू 100। जितना प्योर रिएक्टेंट का वेट लिखेंगे फिर इम्प्योर रिएक्टेंट का वेट से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो परसेंटेज प्योरिटी जाएगी, पता चल जाएगा कितना परसेंट प्योर है। जैसे कि हम बात करें कि हमारे पास 100 ग्राम तेल है ना, 100 ग्राम में देख रहे हैं हम, ठीक है। तो 100 ग्राम तेल है और उसमें से 80 ग्राम तेल जो है वो प्योर है और 20 ग्राम उसमें इम्प्योरिटी मिला रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट का वेट लिखेंगे, कितना होगा, प्योर रिएक्टेंट का वेट 80 ग्राम, वेट ऑफ इम्प्योर रिएक्टेंट करेंगे तो 20 ग्राम, 80/20 इज इक्वल्स टू 40% जो है वो प्योर होगा। ऐसे परसेंटेज प्योरिटी से निकालेंगे। परसेंटेज प्योरिटी बेस्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। परसेंटेज प्योरिटी में लिखेंगे वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर रिएक्टेंट, है ना। तो वेट ऑफ प्योर रिएक्टेंट्स को डिवाइड करेंगे, वेट ऑफ इम्प्योर रिएक्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से। मतलब कि इम्प्योर रिएक्टेंट जो होगा ना वो सैंपल होगा, है ना कि ये होगा कि ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब कि जैसे कि हमने 20 ग्राम सैंपल लिया किसी भी चीज़ का, है ना, तो सैंपल जो है ना वो इम्प्योर वेट है, ठीक है, और बाकी जो प्योर है वो तो हम निकालेंगे इसी परसेंटेज प्योरिटी इंटू 100, ठीक है। एनी वेट ऑफ रिएक्टेंट जो दिया है या पूछा है क्वेश्चन में वो हमेशा इम्प्योर सैंपल होगा। मतलब कि इम्प्योर जो होगा ना वो हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा या पूछेगा हमसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है या पूछा है तो वो क्या होगा, इम्प्योर होगा। अगर हमसे क्वेश्चन में दिखा हुआ नहीं है तो भी हम समझ जाएंगे, ठीक है। प्योर सैंपल रिएक्टेंट किसी भी कभी भी दिया नहीं होगा, क्वेश्चन में आंसर आएगा वो प्योर होगा। तो क्वेश्चन के अंदर जो पूछेगा मतलब जो दिया हुआ होगा वो क्या होगा, इम्प्योर सैंपल होगा, और जो आंसर आएगा वो प्योर सैंपल होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड है टाइप 3 क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन। जब सभी रिएक्टेंट की इन्फॉर्मेशन होगी दी हुई होती है ना, तब हम ये लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम
वो जो है वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब ये वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे, जब सभी रिएक्टेंट जो रिएक्शन से पहले रिएक्शन करने वाले हैं ना, वो सभी रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो उन सभी रिएक्टेंट के बारे में जब जानकारी दी हुई होंगी तो ये लगाएंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट वो जैसे 5 पेन है और 4 ही ढक्कन है, तो कितने पेन बन पाएंगे, कंप्लीटली 4 ही पेन बना पाएंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया उसमें, जो रिएक्शन होने नहीं दे पाएंगे। तब 4 हैं, 5 पेन थोड़ी ना बन पाएंगे, क्योंकि 5 वह तो ढक्कन ही नहीं है, तो इसलिए 4 ढक्कन क्या हो गए, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गए। तो अगर ज़्यादातर सभी रिएजेंट के बारे में बता दें तो हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट किसे निकालते हैं, टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट हम क्या करते हैं कि ये हमें दे दिया A+2B गिव्स 3C, 4 मोल A है और 2 मोल 3 मोल B है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका ज़्यादा होगा वो एक्सेसिव रिएजेंट होगा, और जो जिसका कम होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें 4 मोल ए है तो 4/1 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, और 3 मोल बी है तो 3/, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। तो क्या बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 के एक्सेसिव रिएजेंट हो गया, और जो 3/2 क्या है, बी क्या है, वो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और अब किस लिखेंगे, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर होंगे मोल ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर मोल ऑफ प्रोडक्ट और अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये फॉर्मूला है। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन कैसे, इसमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर मोल ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये पूरा शॉर्ट नोट का व्यू है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। अभी कुछ लॉज है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जी किसने दिया था, लेवोइजर ने दिया था, है ना। पहले साइंटिस्ट के नाम देख लेते हैं इन सबके। फिर सेकंड है लॉ ऑफ रिफाइनरी कॉन्सेप्ट कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। फोर्थ गेरोस्टेक लॉ है, और थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये डाल्टन भैया ने दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया, लेवोइजर ने दिया। सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हो गया। लॉ ऑफ डिफाइनाइड या कांस्टेंट प्रोपोर्शन जोसेफ भैया ने दिया था, जोसेफ फ्राउस्ट ने। और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन भैया ने मल्टीपल काम करे तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में दे दिया। और फिर गेल उससे एक लॉ, चौथा लॉ था। तो 4 लॉ दिए। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसने दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया लेवोइसन ने। लॉ ऑफ डिफाइनाइड या कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया जोसेफ फ्राउस्ट ने। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया, और गेलुसेक ने दिया, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिफाइनाइट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया, जोसेफ फ्राउस्ट ने। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इन द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इट इज बेसिस ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। लिमिटेशन क्या है, नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए कोई वैल्यू नहीं होता, उसमें मास में चेंज आता है ना। तो जो रिएक्टेंट का मास है वही प्रोडक्ट का मास के बराबर होगा, ठीक है। और ये बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। लॉ ऑफ डिफाइनाइट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। इन्होंने कहा किसी भी कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स के मास का रेशियो हमेशा सेम होगा, चाहे उसका ओरिजिन कहीं से भी हो। मतलब जो पानी है वो चाहे वहाँ का ले लो, अफ्रीका का या यहाँ का ले लो, ठीक है। तो उसका मास का रेशियो जो है वो सेम होगा। लिमिटेशन क्या है कि आइसोटॉप्स के लिए ये वैलिड नहीं, क्योंकि उसमें आइसोटॉप्स तो भाई वो हो जाता है ना, मास नंबर में चेंज होता है, तो आइसोटॉप्स के लिए वैलिड नहीं है ना। डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपाउंड में किसी कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स के मास का रेशियो हमेशा सेम होता है। थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जब दो एलिमेंट्स एक या ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन रेशियो एक होल नंबर होता है, जैसे कि H और O, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बनाया, ठीक है, एलिमेंट बनाया, तो मतलब कंपाउंड बनाया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट थे उन्होंने कंपाउंड बनाया, तो जो जुड़ेंगे तो उनका रेशियो होल नंबर से जुड़ेंगे, फ्रैक्शन में तो आ भी नहीं सकते वैसे भी। तो H एंड O क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे, है ना। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, जैसे H2O2 तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन ऐसे बनाएंगे।
फोर्थ है गेलुसेक लॉ। गेलुसेक भैया ने कहा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम गैसियस रिएक्शन में रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इन होल नंबर में होता है भाई कि गैसियस रिएक्शन में क्या होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इन होल नंबर। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम का रेशियो जो होता है वो होल नंबर में होता है। जैसे N2 + 3H2 गिव 2NH3 तो 1:3 N2H2 का रेशियो होल नंबर होगा। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन समझ में आ गया। लेवोइजर ने दिया था और उन्होंने कहा था कि जो रिएक्टेंट है उनका मास जो है प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उन्होंने कहा था कि कहीं से भी ओरिजिन हो कंपाउंड का तो उनके मास का रेशियो हमेशा सेम होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन भैया ने उन्होंने कहा था कि जब दो एलिमेंट एक कंपाउंड बना रहे हैं तो जो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं ना तो उन सभी का मतलब रेशियो जो होगा वो होल नंबर ही होगा, मतलब कि वो उनका कंबाइनिंग रेशियो होल नंबर होगा। और गेलुसेक लॉ ने कहा था कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेशियो में होगी।